हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो जेटेट CDP 1 to 5 का सेशन है, ठीक है। तो जेटेट 1 to 5 लेवल का CDP का मैंने 13 सेट तक कंप्लीट किया था और उसका वीडियो मैंने अपलोड किया था फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आज का जो सेट होगा वो आपका 14 सेट होगा, ठीक है। यानी सेट 14 यानी सेशन 14 होगा आज का। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जेटेट के एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग आज वीडियो स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। तो आज का जो वीडियो का CDP का जो वीडियो है वो पहला क्वेश्चन है CDP का कि डैश के अनुसार बालक का विकास अनुमानसिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। अकॉर्डिंग टू डैश अ चाइल्ड डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। वुडवर्थ का कि गैरेट का कि हॉलैंड का कि थॉर्नडाइक का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वुडवर्थ का। देखिए, वुडवर्थ के अनुसार बालक का जो विकास होता है वो अनुमानसिकता तथा वातावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। याद रखिएगा, बालक का विकास अनुमानसिकता और वातावरण का गुणन होता है, गुणनफल होता है वुडवर्थ के अनुसार। अगला प्रश्न है, अधिगम में प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। Who propounded the trial and error theory of learning? पाउलाउ ने कि हेगार्टी ने कि थॉर्नडाइक ने कि हल ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक ने। यानी कि थॉर्नडाइक के अधिगम में प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। याद रखना है इस चीज़ को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। प्रसार, बहुलांक, मध्यांक या मध्यमान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रसार। यानी कि देखिए, प्रसार केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। याद रखना है इस चीज़ को। अगला प्रश्न है, किसी व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। विच बिहेवियरिस्ट बिलीव्स दैट लाइक अदर बिहेवियर्स लैंग्वेज इज ऑल्सो लर्न थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग। वाटसन, स्कीनर, गथरी या थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कीनर के द्वारा। स्कीनर का मानना था कि भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जा सकती है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डैश के अनुसार इदम, अहम और पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। अकॉर्डिंग टू डैश आईडी, ईगो एंड सुपरगो, ठीक है, सुप्रियगो आर 3 कॉम्पोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। वंडूरा, युग या एल्डर या फ्राइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्राइड। यानी कि इदम, अहम तथा पराहम फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। इन 3 घटकों में फ्राइड ने इदम का ज़्यादा जोर दिया था। किसका जोर ज़्यादा दिया था, ये इदम का ज़्यादा जोर दिया था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया था। द साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट वॉज प्रोपाउंडेड बाय एरिक्सन, फ्राइड, कोलहर या वाटसन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एरिक्सन ने। एरिक्सन द्वारा मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था और इस सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक विकास तथा सामाजिक विकास का व्यक्तिगत रूप से समावेशन किया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। द ईयर इंटरवल ऑफ लेटेंसी पीरियड इन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू 2 से 5 वर्षों का, 6 से यौवन तक का, 18 से 20 वर्षों तक का या 20 से 22 वर्षों का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से यौवन तक का, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। यानी मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल 6 से क्या है, यौवन तक के प्रारंभ तक के समय को माना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का भी। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं। कथन था टीचनर का, वुड का या वुडवर्थ का या मैकडूगल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वुडवर्थ का, ठीक है। ये कथन वुडवर्थ का है। अगला प्रश्न है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तत्व पर होना चाहिए। While teaching is a normal classroom, the teacher's maximum attention should be on which psychological fact? शिक्षण तकनीक, शारीरिक क्षमता, व्यक्तिगत विभिन्नता, पारिवारिक स्थिति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कक्षा में पढ़ाते समय निश्चित रूप से शिक्षक का ध्यान व्यक्तिगत विभिन्नता की ओर ही होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से डैश एक विधि है। डैश इज वन ऑफ द मेथड ऑफ रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू अ डायग्राम। आकृति, स्तंभाकृति,
गुफाक्षर आकृति या स्वलिखित आकृति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्तंभाकृति। ठीक है, देखिए आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से स्तंभकृत एक विधि है और सभी वर्गातरण की आवृत्ति को आयत के रूप में दर्शाया जाता है, यानी कि आयत के रूप में दर्शाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और उसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं कहलाता है। यानी पूछा जा रहा है कि प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं कहलाते हैं। द पॉइंट इन अ ग्रुप ऑफ स्कोर्स बिलो विच हाफ द सोर्स of the group fall and above which half the scores of the group fall is called। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, यानी मध्यमान होगा कि बहुलांक होगा कि मध्यांक होगा कि मानक विचलन होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्यांक यानी कि मीडियन होगा। कैसे? देखिए, मध्यांक प्राप्तांकों के समूह उस बिंदु को कहते हैं जिसके नीचे के समूह के प्राप्तांक और ऊपर समूह के प्राप्तांक आधे होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में डैश होते हैं। नॉर्मल मेल्स हैव XY क्रोमोसोम्स व्हाइल नॉर्मल फीमेल्स हैव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल्स ऑफ दोज psychophysical system that determine his unique adjustment to his environment is called। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी व्यक्तिगत पर्सनैलिटी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाता है। द फेलियर टू रिमेंबर और रिकॉल रस इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। पुनर्स्मरण, विस्मृति, संवेदना या स्मृति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विस्मृति यानी कि फॉरगेटिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। द प्रोफाउंडर ऑफ टू फैक्टर थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वॉज थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, के जीट या गिलफ्रेड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन। यानी स्पीयरमैन ने अधिगम स्थानांतरण का द्वितत्व सिद्धांत दिया था। स्पीयरमैन जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। उनका यह सिद्धांत बतलाया है कि सीखने में कई चरण होते हैं। सीखने के कितने होते हैं? कई चरण होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं जिसको डैश भी कहा जाता है। बंडूरा स्टेट दैट चिल्ड्रंस लर्न रिस्पॉन्स थ्रू मॉडलिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड। अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम या पुरस्कार द्वारा सीखना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निरीक्षणात्मक अधिगम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन 1904 द एबिलिटी टू रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड। एस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि या सांस्कृतिक बुद्धि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जी कारक। ठीक है, यानी जी फैक्टर। जी फैक्टर कैसे होगा? देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या का समाधान करने की क्षमता जी कारक कहते हैं। स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके दो रूप सामान्य कारक हैं, जैसे कि जी कारक और विशिष्ट कारक। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ फॉरगेटिंग। मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का भाव, सीखने की मात्रा या शिक्षक की योग्यता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक की योग्यता। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रत्ययों का बनते रहना एक डैश प्रक्रिया है। द फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट इज डैश प्रोसेस। विषम, अनियमित, सामयिक या संचयी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संचयी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन इंस्टिंक्ट्स बी चेंज। सहसंबंध, मार्गांतरीकरण, विलयन या नवीनीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्गांतरीकरण। ठीक है, सब्लिमेशन। अगला प्रश्न है, डैश जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। डैश इज द सम ऑफ इनेट इंडिविजुअल ट्रेट्स। समानता, निरंतरता,
वंशानुक्रम या युक्तता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम, ठीक है, हेरिडिटी। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? द पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड मैच्योर मॉरल थिंकिंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज? संज्ञानात्मक गामक अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था या मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, औपचारिक संक्रिया अवस्था, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? विच इज द बेस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ मेजरमेंट? नामिक, अनुपात, क्रमिक या अंतराल? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुपात यानी रेशियो। अगला प्रश्न है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि यानी IQ के बीच होगी, किसके बीच होगी? द IQ ऑफ चिल्ड्रंस विथ एवरेज इंटेलिजेंस विल बी बिटवीन 50 से 59, 70 से 89, 90 से 109, 110 से 129। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 90 से 109 होगा, ठीक है, इसके बीच होगा। अगला प्रश्न है, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया था? द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग वॉज गिवन बाय पावलोव, थॉर्नडाइक, एक्टिकीकरण या स्कीनर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कीनर के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंगूर खट्टे हैं डैश का उदाहरण है? ग्रेप्स आर शॉर्ट इन एन एग्जाम्पल ऑफ दमन, प्रतिगमन, यौक्तीकरण या प्रतिक्रिया निर्माण? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यौक्तीकरण, ठीक है। अगला प्रश्न है, डैश ने सामूहिक अचेतन का सम्प्रत्यय किया था? डैश प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस? युग्म, फ्रायड, एडलर या स्लीवन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, युग, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मास्टर चीफ ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्लैंड या पीयूष ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को। अगला प्रश्न है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया था? द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय डैश? घाटसन, मेल्सो, कोलहर या पावलोव? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेल्सो के द्वारा, ठीक है। एंड लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी? रोसी स्याही धब्बा परीक्षण, TAT शब्द साहचर्य परीक्षण या 16P-APP परीक्षण? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16P-APP परीक्षण, यानी कि 16P-APP एक ऐसा परीक्षण होता है जो तत्व के प्रक्षेपी परीक्षण के अंतर्गत नहीं आता है, और अन्य सभी विकल्प जो होते हैं ना, प्रक्षेपी अर्थात अवलोकन के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्रक्षेपी अर्थात इसको क्या कहते हैं? अवलोकन। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर अगले सेशन में मैं ऐसे वीडियो लेकर के आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय।